एक बार फिर जम्मू और कश्मीर के एम्प्लॉयज आमने सामने हैं। एक बार फिर आरोप लग रहा है कि जम्मू के सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि श्रीनगर के एम्प्लॉयज को हद से ज्यादा फैसिलिटीज दी जा रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनएचएम के एम्प्लॉयज पर जिस तरह से कहर ढाया है इस स्वास्थ्य विभाग ने, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाए तो एनएचएम है, लेकिन इसी रीढ़ की हड्डी को कमजोर किया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि अपने हक को लेकर जब एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे तो उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, हम आपकी हर डिमांड को पूरा करेंगे। हड़ताल खत्म हुई और एम्प्लॉयज पर जो एक्शन हुआ उससे साफ झलकता है कि इन एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं तंग किया जा रहा है, क्योंकि कुछ को टर्मिनेट कर दिया गया जम्मू में और श्रीनगर में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन श्रीनगर के एम्प्लॉयज को रिवोक कर दिया गया, लेकिन जम्मू के जो एनएचएम के एम्प्लॉयज थे उन पर अभी तक टर्मिनेशन का जो एक दाग है वो लगा हुआ है, क्योंकि इनकी नौकरियां छीन ली गई है। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। ये भेदभाव क्या लगातार चलता रहेगा? राज्यपाल महोदय के इस शासन काल में जब कई ऐसे अहम फैसले हुए थे उस दौरान तो कहा गया था कि राज्यपाल एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब यहां पर बकायदा प्रेसिडेंट रूल है, लेकिन राज्यपाल फिर भी पावर में है। तो क्या वो इनकी समस्याएं हल करेंगे? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए रोहित जी हैं। सर, हुआ क्या था, क्यों टर्मिनेट कर दिया गया, पहले तो ये बताइए। देखिए, हमारा प्रोटेस्ट चला 35 दिन और 35 दिन का जो प्रोटेस्ट चला वो हमारा 14 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक चला। और 17 फरवरी को हमें गवर्नर साहब का फ़ोन आता है। गवर्नर साहब का फ़ोन आता है और गवर्नर साहब उसमें ये कहते हैं कि पुलवामा अटैक हुआ है और साथ में देश संकट में है और आपकी जो डिमांड्स हैं उसको हम मार्च के फर्स्ट वीक को हम एक मीटिंग में बिठाएंगे। वो मैं मीटिंग करवाऊंगा आपकी, और मीटिंग में आपकी ये डिमांड्स है एकदम जायज़ है और उसको उस टाइम हम मतलब देखेंगे, जो पूरे होने वाली होगी वो हम पूरी करेंगे, लेकिन अभी आप उठा लीजिए, देश संकट में है। और मैंने कहा जो टर्मिनेट एम्प्लॉयज़ हुए हैं उनका, वो कह रहे हैं जितने टर्मिनेट एम्प्लॉय हुए हैं उन सबको मतलब जो है रिवोक किया जाएगा। लेकिन उस आश्वासन के बाद हम स्ट्राइक को मतलब सस्पेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी टर्मिनेट का सिलसिला लगातार चलता रहता है और पिक और चूज की वो जो नीति है वो अपनाई जाती है। कितने को टर्मिनेट कर दिया था उस दौरान टोटल जम्मू डिवीजन के जो है 372 है और कश्मीर डिवीजन के हैं 41, और 41 में से भी लेह लद्दाख के 14 है, और जो कुपवाड़ा के हैं वो 10 हैं, बांडीपुरा के 7 और श्रीनगर के 10। ये टर्मिनेट क्यों कर किया था, क्या हुआ था जो अब जब आपको हड़ताल खत्म करने के लिए कहा गया था कि हड़ताल खत्म कर दीजिए और ये वक्त मुकर्रर किया गया था कि इस दौरान अगर आप हड़ताल खत्म नहीं करेंगे तो आप एक्शन लिया जाएगा? देखिए, उन्होंने कहा था, लेकिन हम 3 साल से जब देख रहे थे हमारे साथ मतलब कि डिमांड्स को लेके मतलब कि अनदेखी हो रही थी, क्योंकि हमारा रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था इसलिए पिछले साल में, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट होने के बावजूद भी साल बाद भी हमारी डिमांड को रोक और कमेटी बनाते थे, ये कमेटी का कोई अता पता नहीं होता था, इसलिए हम प्रोटेस्ट में आए। लेकिन उसके बाद ये टर्मिनेट की धमकी हमें देते थे, लेकिन उस दौरान हमें यही था कि रिटर्न एग्रीमेंट, हम यही डिमांड करते हैं जो रिटर्न एग्रीमेंट में तहत जो आपने एग्री की थी वो हमें पूरी की जाए, लेकिन वो उस पर मानने को तैयार नहीं थे। इस वजह से इस बार हमें ये था कि हम ये चीज़ें लेंगे होती हैं। और उसके बाद आपको आश्वासन दिया कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए और जो टर्मिनेट कर दिए गए हैं उनको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। हाँ जी, यही चीज़ को देखते हुए हम फिर मतलब कि ये सस्पेंड की स्ट्राइक। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर डिवीज़न के जो एम्प्लॉयज हैं उनको 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनके ऑर्डर्स रिवोक किए जाते हैं और वो डीसी करता है। लेकिन अब जब हम जम्मू डिवीज़न के लिए जाते हैं वो कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे, हम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे डीसी लेवल के करते हैं रिवोक, और यहाँ जम्मू डिवीजन के अंदर हमारे साथ भेदभाव होता है। आज तक 2 महीने हो गए हैं, गवर्नर साहब के आश्वासन के बावजूद भी हमारे आर्डर को रिवोक नहीं किया गया। किस से मिला? इसके लिए सर जो मीडिएटर बने थे रविंदर जी, कविंदर जी, इसके साथ युद्धवीर सेठी जी, हमने हर एक का दरवाजा खड़काया, हर एक ब्यूरोक्रेट के पास गए, लेकिन किसी ने हमारी मतलब आश्वासन ही दिए। आज तक आश्वासन मतलब जलते जलते यहाँ 2 महीने खत्म हो गए।
सर आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। आप डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर हूँ। मेरी पोस्टिंग बनी में है डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो देखिए सर, आपको भी टर्मिनेट? बिल्कुल सर, मैं भी टर्मिनेट हूँ। तो अभी ये टर्मिनेट हुए 2 महीने हो चुके हैं। बैंक बैलेंस तो पहले भी NRHM एम्प्लॉयज़ का होता नहीं है, तो अब जिनसे मांग के गुजारा कर रहे थे, अब वो भी कहीं ना कहीं मुँह फेर रहे हैं। तो एक टाइम था जब हम स्ट्राइक कर रहे थे, तो तब स्ट्राइक में हमने कटोरा पकड़ के हमने स्ट्राइक की थी कि ये अपना दिखाना चाहते थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन ने वो कटोरा हमारे हाथ में ही घुमा दिया कि आप ये पकड़ लो, आपकी डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है, 10 साल सर्विस जो दी है अपने पिछली एरियाज़ में, जो आपने काम किया है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस तरह ये टर्मिनेशन नहीं हुई है सर, ये टर्मिनेशन नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर किसी को अपने हक के लिए बोलने के लिए अगर उसकी टर्मिनेशन की जाती है, तो वो लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से हमारे साथ किया गया है, ये डिक्टेटरशिप दिखाई है उन्होंने कि आज के बाद अगर आपने आवाज़ उठाई, आपने अपने हक की बात करने की कोशिश की, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चुपचाप आँख कान मुंह बंद करके जैसे हम बोलते हैं वैसे काम करो और कुछ मत करो। आपको आश्वासन दिया था कि आपको जो टर्मिनेशन लेटर्स दिए गए हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, इससे पहले सरकारें थी, गवर्नमेंट थी, कभी बीजेपी, कभी NC, कभी कांग्रेस। इस समय गवर्नर साहब थे, प्रेसिडेंट रूल था। हमें किसी से उम्मीदें नहीं थी, गवर्नर साहब से उम्मीदें थी। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम किए उन्होंने, टीचर्स की, RET टीचर्स का, आंगनबाड़ी का, SPOs का, सबके काम किए थे। और इसी उम्मीद को लेके हम भी स्ट्राइक पे बैठे थे, और हमें उन पे पूरी उम्मीद तब भी थी और आज भी है। और उन्हीं के वर्ड्स थे, उन्हीं ने हमें बोला कि देश हित के लिए आप उठ जाओ। हमने दूसरी कोई बात नहीं की, हमारे लिए देश हित सबसे इम्पोर्टेंट था। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके टर्मिनेशन ऑर्डर रिवोक कर दिए जाएंगे और आपकी मीटिंग की जाएगी, आपके साथ पूरे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे सबको बीच में बिठा के, और मैं खुद वहाँ पे बैठूंगा और आपके जितनी भी डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। और उन्हीं के इनके वर्ड्स के ऊपर हमने स्ट्राइक उठा ली। लेकिन सर, जब आप हड़ताल पे थे तो हम भी आपकी हड़ताल करते थे, तब तो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ थी, बड़े लोग थे उस समय। तो क्या वो जिनको टर्मिनेट किया गया, नहीं किया गया, वो साथ छोड़ गए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय 8,500 एम्प्लॉइज जो था वो स्ट्राइक पे था। टर्मिनेशन किया गया, पिक एंड चूज किया गया, 550 एम्प्लॉइज को ही टर्मिनेट किया गया, जबकि सारे के सारे एम्प्लॉइज ही स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। जहाँ तो सबको टर्मिनेट किया जाता तो हम सोचते कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। इन्होंने यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया है। वो लोग सारे ड्यूटीज कर रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग भी हमारे लिए आने के लिए तैयार है कि हम आ जाए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो सफर करें जिस तरह से हम सफर करें, क्योंकि लोगों को भी तकलीफ होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि आपको पता है कि बिना पैसे के घर नहीं चलता। जिस तरह से हम 2 महीने से हमने काटे हैं, हमें पता है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं रहा है, किस तरह से किस हालात में हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो एम्प्लॉयज भी हमारे लिए घर बार छोड़ के आए और वो भी इस कंडीशन को फेस करें। आपका क्या नाम है सर? प्रदीप जी, आपको लग रहा है कि वाकई भेदभाव हो रहा है? कश्मीर के एम्प्लॉयज को तो उन्होंने बहाल कर दिया, और आपके अभी तक टर्मिनेशन जो लेटर्स हैं या आपको टर्मिनेट किया गया, वो मतलब लेटर वापस नहीं लिए जा रहे, आपको बहाल नहीं किया जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसमें मैं आपको पूरा ब्रीफ करूँगा। जो लोग जिनको रिवोक किया है उसके लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, उनको रिवोक किया है, अच्छा है। लेकिन अगर उनको रिवोक मतलब उनकी रिवोकेशन हुई है, हमारी क्यों नहीं? ये एक सवाल होता है ना कि हमारी क्यों नहीं? हमने क्या ऐसा बात किया था कि जो हमने ज़्यादा कर दिया उन्होंने कम किया था, या जो 8,000 एम्प्लॉय हमारा था उन्होंने, वो भी तो स्ट्राइक पे थे। हम 500 लोग या 400 लोग स्ट्राइक पे नहीं थे, वो लोग भी थे। जो पिक एंड चूज किया, इस पर थोड़ी नाराज़गी जाहिर करता हूँ मैं। तो गवर्नर साहब ने जो हमें आश्वासन दिया था, मैं अभी भी हम लोग उस पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी आश्वासन हमें जो दिया उसके लिए आपको लगता है कि हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, हालांकि उस समय सरकार चली गई थी और वो विधायक भी थे उस समय, आपको लगता है कि जम्मू की जो नुमाइंदगी है नेताओं की, वो जम्मू के लोगों की जो है परेशानी है वो समझ नहीं पाते और आगे टेबल पर रख नहीं पाते हैं? सर, जब हमारी स्ट्राइक ऑफ हुई, स्ट्राइक ऑफ होने के दिन क्या हुआ कि गवर्नर साहब का फोन आता है, वो कहते हैं कि मैं अपने यहाँ से 2 आदमियों को भेज रहा हूँ जो आपका उस समय हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, आपकी जो हंगर स्ट्राइक चुराएगी। और वो 2 जो भेजते हैं वो आते हैं, एक रविंदर है ना, दूसरे रविंदर गुप्ता। अब ये पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिक्स से किसी न किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं। वो आए, उन्होंने हमें एश्योर किया कि हम आप बीच में इंटरमीडिएट बन के आपकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, गवर्नर साहब के साथ मीटिंग करवाएंगे। हम उनके साथ जुड़े रहे। हमने कहा ठीक है, ये करेंगे।
उस दिन के बाद आज तक उनके घर के दरवाजे किसी ने इतने नहीं खटखटाए होंगे जितने हम लोगों ने खटखटाए। हमारे जूते घिस गए, उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के हमारी गर्दनें झुक गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें एश्योर करते हैं। आज भी हम उनके पास जाते हैं, ना वो कभी नहीं करते, ना आज भी नहीं करते। ये तो खासियत है। बिल्कुल वो ना नहीं करते हैं। वो जब जाओ वो कहते हैं बस आज नहीं तो आज नहीं होगा तो कल तो पक्का हुआ ही हुआ है। लेकिन वो आजकल करते करते वो 2 महीने हो गए। जब स्टार्टिंग में हम उनके पास गए, उन्होंने वहाँ पुलवामा केस हुआ है, अभी हमारे पास टाइम नहीं। हमने कहा ठीक है हम वेट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एयर स्ट्राइक हुई है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, अभी हमारे पास टाइम नहीं। हमने फिर वेट किया, वो सब कुछ सॉल्व हो गया। लेकिन हमारे ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, उसका आज तक ना किसी ने हल निकाला और ना उसके लिए हल करने की किसी ने कोशिश की। मिले हैं हमें तो सिर्फ झूठे आश्वासन, झूठे वादे और झूठी बातें। रोहित जी, कभी जहन में ये चीज तो आती होगी, देखिए बार बार मैं इसलिए मुद्दा उठाता हूँ कि कश्मीर के जो जिनको टर्मिनेट किया था उनको वो कर दिया गया, मतलब उनको बहाल कर दिया गया, उनके जो टर्मिनेट लेटर निकाले थे वो खत्म कर दिए। उनके नेता जो हैं वो अपने लोगों की बात रखना जानते हैं। हमारे यहाँ पे क्या कमी है? सर हमारे यहाँ पे देखा आपको लगता है जाए कि वहाँ के नेता जो है उन लोगों की ज्यादा सुनते हैं? सर मेरे को यही लगता है कि उधर के जो लीडर हैं वो अपने मतलब कि जो एम्प्लॉय अवाम है उनके पीछे कहीं किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जाते हैं, लेकिन जाके आ जाते हैं, लेकिन काम निकालना नहीं आता या क्या बात है मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप और यहाँ की लीडरशिप में बहुत फर्क मुझे नजर आया। जैसे वहाँ के रिवोक हो गए और यहाँ के रिवोक करने के लिए हमें जूते मतलब घिसके इनके दरवाजे खड़का के आश्वासन देते हैं। हम बार बार मतलब कि फुटबॉल की तरह कभी यहाँ से वहाँ से यहाँ हम ऐसे ही घूम रहे हैं। 2 महीने हो गए अभी तक रिवोक। आपने क्या नाम है सर? रजत जी, कितनी परेशानी हो रही है ये बताइए पहले। सर बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा। खैर इतने पैसे तो सबके पास होते ही है कि थोड़ा बहुत अपना खर्चा चला ले, लेकिन ये है कि उधार की जिंदगी कब तक जिए? ये बड़ा मुश्किल हो रहा है सर। अब हमारा जो सफ़र का जो बांधा हुआ था हमने कि हमारी रिवोकेशन जल्दी हो जाएगी, लेकिन अभी हमारी रिवोकेशन 2 महीने प्लस होने लगे हैं, नहीं हुई है। तो अभी हमारे पास कोई भी रास्ता बचा नहीं है सिवाय शिड़कों पे आने के। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारी रिवोकेशन जो है, पहला मुद्दा जो है उसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए और हम अपने ये रिज्यूम करें। हमें शिड़कों पे आने के लिए शौक नहीं है। हम अपने क्या है हेल्थ में हैं, तो हेल्थ का ख्याल करते हुए आवाम का देखते हुए हम शिड़कों पे नहीं आना चाहते। सर पहले कितने दिन मतलब पहले जो आपकी लड़ाई हो रही थी वो किस बात की थी कि आपका सैलरीज नहीं बढ़ रही है या वक्त पे नहीं मिल रही? देखिए सर हम 3 साल से अपनी डिमांड्स के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार जब हमने प्रोटेस्ट किया था कोई 7 दिन का 15 दिन का, तो उस टाइम पे वाली भगत साहब ने एक कमेटी गठित की थी रेगुलाइजेशन के लिए। हाँ जी। फिर साल बाद कुछ नहीं हुआ, फिर साल के बाद हम दोबारा आए, दोबारा हमने 34 दिन प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसमें रेगुलाइजेशन के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाती है, भी उसके बेनिफिट्स सारे दिए जाती हैं, एक्सग्रेशिया वगैरह सब दिया जाता है। लेकिन वो खाली लॉलीपॉप ही मानिए। उसके बाद साल बाद तो हमें दोबारा रोडों पे आना पड़ता है और दोबारा आपके सामने जो हालत हमारी हुई है इस टाइम पे। और ये है कि हम ये बोलते हैं कि कम से कम रिटर्न एग्रीमेंट के बावजूद भी हमारी ये हालत है। सर सही बताइएगा, देखिए हकीकत में बताइएगा, खर्चा कैसे करता है? बच्चे भी तो होंगे, वो भी तो स्कूल जाते हैं, फीस, घर का खर्चा। सर कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि कोई मतलब दूसरी साइड हम चले जाए, जैसे परसों आपने देखा जैसे हुआ। कभी कभी ये दिल करता है, लेकिन फैमिली देख के हमारा दिल नहीं करता ये करे। मैं कह रहा हूँ ऐसे एम्प्लॉयज हैं हमारे, वो मांगने में मतलब मजबूर हो चुके हैं कि हम कभी रिश्तेदार के पास मांग रहे हैं। हमारे इधर एक लड़की है, उसका खर्चा वगैरह ऐसा चल रहा था, वो कह रही थी कि मैं मिट्टी का तेल फेंकूंगी। मैंने उसको मना किया, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई एम्प्लॉय ऐसा कदम उठा ले जिसके लिए गवर्नमेंट को भी पछताना पड़े और हम लोगों को भी पछताना पड़े कि वो बेचारे ऐसा क्यों। नहीं, हम तो यही कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी अगर समस्या, जो भी परेशानी बातचीत से हल होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आश्वासन दिया गया था तो फिर उस आश्वासन को पूरा क्यों नहीं किया जाता? क्या कमी है हमारे यहाँ के लीडरों की कि अपनी जनता, अपनी आवाम की जो समस्या है
उसे हल करने में ये नाकाम रहते हैं। आश्वासन लगातार देते हैं, मिलने जाओ तो वाकई मुझे मेरे ख्याल में ये सर कोई महीना 1.5 महीना आप रविंद्र रैना के घर भी गए थे ना रात को। हाँ जी, रात को जिस दिन जमात इस्लामी की पर पाबंदी लगाई थी या जिस दिन अभिनंदन जी को छोड़ने का ऐलान किया गया था, उसी रात को मैंने रविंद्र रैना जी से भी बातचीत की थी। तब ये मेरे ख्याल में वहाँ पे थे, उससे एक दिन पहले वहाँ पे गए थे ना, तो क्या कहा था उन्होंने? देखिए रविंद्र राणा जी के घर या रविंद्र जी के क्योंकि घर, मैं उस बात का गवाह हूँ, तो हमें मिले नहीं थे, मैंने उनसे कुछ एक इंटरव्यू करना था, तो उस दौरान वो वहाँ पे मिले नहीं थे, तो आप वहाँ पे मैंने देखा था। देखिए हम पिछले 2 महीने से इनके घरों के चक्कर काट रहे हैं और इनके घरों के चक्कर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे यही मीडिएटर बने थे, इन्होंने ही गवर्नर साहब से बात कराई थी और गवर्नर साहब ने इनके माध्यम से मेरे से बात की थी। लेकिन अब इनके घर के चक्कर काटते हैं हम, ये यही आश्वासन देते हैं आजकल अभी हो जाएगा, देश संकट में है, कभी कोई मतलब कभी कोई। लेकिन मैं एक क्लियर कट बोलता हूँ कि हमें फुटबॉल की तरह घुमाया जा रहा है, हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है कोई रेगुलाइजेशन के लिए, और हमारी डिमांड एकदम जायज है, क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है वो पूरे नहीं कर सकते हैं, फिर क्या पूरे करेंगे? उस रिटर्न एग्रीमेंट में क्या सर? एक रेगुलाइजेशन के लिए हाई पावर कमेटी, अभी कितने टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं सर? 8,500। तो ये रेगुलर नहीं है, मतलब रेगुलर नहीं है, पक्की नहीं हुआ अभी, ये स्थायी नहीं नहीं हुआ, स्थायी नहीं हुआ। Contractual है। 15 सारे कॉन्ट्रेक्चुअल है अभी, तो 10 से 12 साल हो गए हमें जॉब करते हुए। अब अपने जो मतलब ये जो स्वास्थ्य विभाग है, ये ठेके पर एक किस्म का ये ठेका चल रहा है ना, हाँ, ठेके पर इन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं। ठेका भी सर 1 साल का, मतलब ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि डॉक्टरों को ठेके पे हायर किया जा रहा है। क्या सर गलत और लिखा? बिल्कुल सर, और ठेका भी 1 साल का नहीं 12 साल का हो चुका है, और आगे कितनी देर का ठेका चलेगा हमें पता नहीं है। और इतनी बुरी हालत, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पे की ये हालत होती है ऑन ड्यूटी भी, जब हम ड्यूटी पे थे 4-4 महीने हमें पे नहीं आती थी, 4-4 महीने के बाद पे आएगी। और हमारी पे एक डॉक्टर की एनआरएच में इतनी पे है जितनी परमानेंट में एक 4th क्लास एम्प्लॉय की होती है, और फिर भी ये कहते हैं कि हम अपने लिए बोले ना। आज आप देखते हो कि प्रेस क्लब जो लेकिन आपका देखिए कितना नुकसान हो रहा होगा, लोगों का भी तो नुकसान है, आपके तो चलो आपका तो एक निजी एक मामला है कि आपको सैलरी नहीं मिल रही और उसकी वजह से परेशान है, परिवार के सदस्य भी परेशान है क्योंकि खर्चा भी चलाना है। लेकिन ये उन लोगों की तो परेशानी हो रही है जो दूर दराज है, जहाँ पर आपको रखा गया था उनकी सेवा करने के लिए, और आपको मौका नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सर, जिस जगह मैं हूँ वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती, 4 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है। पूरी पीएससी एक कमरे में चलती है, दूसरा कमरा भी नहीं है, उसी एक कमरे में डिलीवरीज करवानी, इमरजेंसी देखनी, डिस्पेंसरी है, डेंटल सेक्शन है, एक्सरे, एक ही कमरा है। वो कमरा नहीं समझ लो अली बाबा का खजाना है जो खत्म ही नहीं होता, आप सोच सकते हो। उस कमरे में एक बेड लगा है, उसी और वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर जाने के लिए मना करते हैं। बिल्कुल सर, अभी मैं आपको बताता हूँ, पिछली अभी थोड़ी देर पहले 800 डॉक्टरों की पोस्ट निकली थी, तो परमानेंट डॉक्टर्स की, बीएसएस की, उसमें से 800 में से सिर्फ 100 ने ज्वाइन किया, 700 डॉक्टर्स ने ज्वाइन नहीं किया। और मेरे वहाँ पे एक डॉक्टर लगे थे, 2 हफ्ता उन्होंने ड्यूटीज दी और 2 हफ्ते के बाद उन्होंने सुसाइड कर दी। 2 हफ्ता वहाँ पे टिकने के बाद वो इतने अंडर एस्टिमेट हो गए, इतने प्रेशर में आ चुके थे कि वो लोग वहाँ पे जा नहीं सकते थे, और 2 हफ्ते के बाद आरएसपुरा के डॉक्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर दिया। और उसी जगह पे मैं वहाँ लास्ट 7 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ और कोई फैसिलिटी नहीं है। और जब हम स्ट्राइक पे थे तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलती थी कि डॉक्टर साहब आप स्ट्राइक पे बैठे हो तो पीछे से जो है लोग सफ़र कर रहे हैं। अब जब मैं 2 महीने से टर्मिनेट हूँ तो तब वो लोग सफ़र नहीं कर रहे। अब इनको चिंता नहीं है कि हमने डॉक्टर को टर्मिनेट किया है तो वो लोग उनको कौन देख रहा है। मेरे वहाँ से आने के बाद, टर्मिनेट होने के बाद आज तक कोई डॉक्टर नहीं गया है। वो पीएससी विदाउट डॉक्टर चल रही है, लेकिन उस समय जब बोला जाता था उस समय सिर्फ उनको बोलने का रीज़न ये नहीं था कि उनको लोगों की चिंता थी, उनको ये था इनकी स्ट्राइक कैसे तोड़ी जाए। लेकिन जब स्ट्राइक, पहले हम ये देखते थे कि डॉक्टर सभी स्ट्राइक पर आते थे जब उनके साथ जो तीमारदार हैं, मतलब जो पेशेंट्स के जो रिलेटिव होते हैं, वो कहना कि उनके साथ बदतमीजी करते थे, झगड़ा करते थे, तो हमने देखा था डॉक्टर को स्ट्राइक कैसे हो गई। ये तो मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर, खैर अब तो फैशन सा हो गया है, डॉक्टर्स भी सड़क पर, टीचर्स भी सड़क पर, सबके सब सड़क पर। बिल्कुल, तो सब लोग सड़क पर हैं, लेकिन बाकियों को मैंने देखा टीचर्स जो है उनका कुछ हल हुआ, गवर्नर साहब ने कुछ तो किया है, लेकिन डॉक्टर्स के साथ क्यों उन्होंने ऐसा अभी तक या तो उनके जहन में अभी तक नहीं आई है ये बात, उनको ऐसा लगता है कि वो कर दिए गए हैं। तो अगर अभी शायद आपके चैनल के माध्यम से उनके तक ये बात पहुँचेगी तो वो कुछ करेंगे, ये भी उम्मीद है। चलिए, इनको भी उम्मीद है। लेकिन रोहित जी, ये ठेकेदारी की मैं बात कर रहा था, मतलब क्या
ये मतलब सरकार ऐसी ठेके पर एम्प्लॉय करती रहेगी? ठेका ही तो है, और क्या है ये? देखिए सर, है तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि नए लोग जब रखेंगे उनको भी तो कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछला। तो कम से कम हम जो 10-10 साल से 12-12 साल से लगे हुए हैं, कम से कम इनको पहले ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमें परमानेंट किया, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि जिसको भी ये लेते हैं, जिसको भी नौकरी पे लेना है, उसके लिए परमानेंट तो होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना? वो होना चाहिए हर एक के लिए, कोई भी है, टीचर्स हैं या कोई भी है, उसका परमानेंट। देखो सवाल है कि आखिर हमारे जो सरकारें हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना लाइटली क्यों लेती है? क्या मतलब कि क्या लगता है आपको? हालांकि सवाल टफ है और जवाब देना भी मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि जहन में सरकार में क्या होता है कि हाँ ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हम रखते रहेंगे, परमानेंट किसी को करेंगे नहीं, 1 साल गुजर गया, जैसे 10 साल गुजर गए वैसे और 10 साल गुजर जाएंगे। देखिए सर, इस पे मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि हम एक लीडर के पास गए, नाम नहीं लूंगा मैं, नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ा लीडर है वो। हम उनके पास गए, हमें पहले वेट करवाया गया 7-7, 8-8 घंटे। फिर जब हम उनसे मिलते हैं तो वो हमें कहता है आपने काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो 5-5 हजार रुपए, बड़े मेरे पास एम्प्लॉइज है, मैं 5-5 हजार रुपए मैं तभी तो कह रहा हूँ ठेके। हाँ जी, ठेके पे। लेकिन ये बात मतलब अब क्या बोलूं, इन लीडरों को मेरे ख्याल से ईगो आ गई है, क्योंकि ये भाजपा में से ही एक लीडर है। इनको मतलब कि मोदी के नाम पे वोट पड़ के तो ये वहां पे बन गए हैं, लेकिन ऐसी ईगो अगर दिखाएंगे तो परमात्मा अगर ऊपर पहुंचाता है तो परमात्मा में इतनी ताकत है कि वो जमीन में भी लाता है। तो ये इन लीडरों के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि ईगो नहीं करनी चाहिए, कुर्सी किसी की सगी नहीं होती है। कम से कम आप जब कुर्सी पे नहीं रहेंगे, अगर कुछ किया होगा तो हम तब भी याद रखेंगे, अगर कुछ किया होगा इन्होंने, अगर नहीं किया होगा तो हम भी, आप पास भी होंगे, हम यहाँ से मुड़ के चले जाएंगे। तो वो अच्छा है कि काम अगर करेंगे तो वो ठीक रहेगा। अब लेटेस्ट आपको आश्वासन कब मिला आखिरी मरतबा? क्योंकि जिंदगी आश्वासन पर ही चल रही है, मुझे लगता है विभाग में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी। सर मुझे परसों आश्वासन मिला, परसों। अच्छा। क्योंकि परसों हम रविंद्र राणा जी के घर द्वारा गए थे। अच्छा। तो उन्हें बताया कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है, कश्मीर के अंदर इतने मतलब कि सबको रिवोक किया गया और यहाँ टर्मिनेट किया गया, अभी तक रिवोक नहीं हुए। और ये जो एमडी साहब है हमारे, इन्होंने ये लेटर कैसे निकाली है जिसके अंदर बोला गया है कि जो एम्प्लॉय एब्सेंट थे, जिन्होंने बिना सुनाए मतलब कि यहाँ से गैर हाजिर थे, इनको हमने टर्मिनेट किया है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, एब्सेंट तो फिर 8,500 एम्प्लॉय थे, फिर इसमें उन्होंने चुन चुन के क्यों टर्मिनेट किए गए? उनकी प्रेजेंस कैसे लगी? उनकी प्रेजेंस कैसे लगी? आप आज भी रजिस्टर, आज की डेट में भी रजिस्टर देखेंगे तो सबने ज्वाइन 18 को ही किया। इनको ऐसी क्या नौबत आ गई कि संडे को वहां जाके और संडे को वहां टर्मिनेट ऑर्डर निकालने पड़े इनको, संडे के मतलब कि उसमें भी। और कर्फ्यू में आपको पता है कि दूर दराज में ज्वाइन कैसे करना था, हमने वायरलेस मैसेज किया हर डीसी को, यहाँ से वायरलेस मैसेज किए हैं 17 को। कम से कम इतना वेट तो करना था, कम से कम गरीब हैं लोग, कम से कम वहां तक पहुंच के 1-2 दिन की छूट मिलनी चाहिए थी। लेकिन कई जगह ज्वाइन करने के बाद भी टर्मिनेट किए गए। देखिए कश्मीर के नेताओं की, चाहे हमारे यहाँ के नेता बुरा माने चाहे जो भी है, लेकिन इन पर आरोप हमेशा लगता आ रहा है जम्मू की लीडरशिप पर कि कश्मीर की जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती है, दर्द है उनके दिल में अपने लोगों के लिए। और जबकि जम्मू के लीडर्स पर हमेशा किसी भी पार्टी का हो, हमेशा यही आरोप लगता आ रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने लोगों की सुध नहीं ली और पावर होने के बावजूद भी कभी उनकी मदद नहीं की। अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो अपील है उन सबसे, और खासकर दूसरे जो गैर पॉलिटिकल संगठन हैं वो भी कम से कम इन लोगों की मदद के लिए आए, क्योंकि जब ये हड़ताल पर थे तो तब वो संगठन भी बढ़ चढ़कर आपसे मिलने आते थे। क्यों सर? समस्याएं सुनते थे ना वो भी? समस्या सुनते थे और हमें ये लगा था कि हमने 25 MLA यहाँ से जिता के भेजे हैं और ये जम्मू के हित की बात करेंगे, लेकिन ये हर जगह जाके ये बोलते हैं कि जो गैर राजनीतिक संगठन है, हाँ जी मतलब ये टीम, ये जुट नहीं आते थे, स्वाभिमान, हाँ जी हाँ जी, इन्होंने मतलब कि अपने से आश्वासन और हमारे पीछे ये भी थे। लेकिन जम्मू में ऐसा है कि जम्मू की आवाज़ अभी तक नहीं सुनी जा रही।
तो कौन सुनेगा सर? सर अब हमें लग रहा है कि हर एक को खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लीडरों के भरोसे रहेंगे जम्मू के तो हमें नहीं लगता हमारा कुछ बन पाएगा। लेकिन फिर भी हमें ये है कि ऊपर वाले पे विश्वास है कि इनको सद्बुद्धि देके हमारा थोड़ा मतलब मसला हल होगा। यहाँ की सर लीडरशिप देख के तो, जहाँ की लीडरशिप देख के तो कभी कभी मन में ये विचार आता है कि जम्मू में पैदा होना ही बहुत बड़ा गुनाह है। शायद जम्मू में पैदा होकर हमने गलती कर दी, क्योंकि जब हमारे हक की बात करने की बात आती है तो ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये सियासत करते हैं। वोट हमें ये नहीं देखते कि ये इंसान है, ये नहीं देखते कि इनको भी कोई अधिकार है, ये देखते हैं कि ये वोट है, ये किसका वोट है, किसका वोट नहीं है। उसी तरह से हमें मैनिपुलेट किया जाता है और हमें यूज़ किया जाता है, यूज़ नहीं मिसयूज़ किया जाता है। अपने फ़ायदे के लिए हमें यूज़ करते हैं, जैसे जैसे फ़ायदा निकल जाता है उसके बाद ये कहते हैं यार ये तो बीजेपी का था, ये कांग्रेस का था, ये एनसी का था, ये पीडीपी का था। लेकिन ये नहीं देखा जाता ये हमारे जम्मू का है, हमारा लोकल है, हमारा डोगरा है। आज ये सफ़र कर रहा है तो हम सारी पार्टी पॉलिटिक्स साइड पे छोड़ के इनके लिए आगे आए। वो चीज़ किसी भी लीडर में नहीं है। अब तो घर वाले भी कहते हो कि क्यों डॉक्टर बन गए? सर बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं कहते, हम खुद पछताते हैं। हम कहते हैं इससे अच्छा कोई चाय का स्टॉल खोल लिया होता तो अच्छा था, कम से कम इनके पाँव तो नहीं पकड़ने पड़ते, अपना काम करते, अपने ढंग से काम करते। अब तो ये हालत है कि अपनी डिग्री को देख के रोना आता है कि हम कर क्या रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि श्रीनगर में जो बंदूक उठाते थे, क्या करते थे, पत्थरबाज क्या करते थे, मुझे लगता है कि अगर जम्मू में यही चलता रहा ना तो एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जम्मू के यूथ, जम्मू के अनएम्प्लॉयड जो है। और आपने एक सवाल पूछा कि क्यों ये ठेकेदारी चलती है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सर एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। जो अनएम्प्लॉयड होता है ना वो कुछ भी करता है, उससे जब अपनी फैमिली चलानी होती है, घर में मदर फादर सभी देखते हैं, उसको कोई बोलेंगे तुझे हम 5,000 रुपये लगा लेंगे, वो कहता है यार लगा दो। तो ये उस चीज़ का फायदा उठाते हैं ये लोग। ये कहते हैं ये मजबूर है, फंसा हुआ है, तो इसको इस पर 2,000 भी देंगे तो ये आएगा, वो उसका फायदा उठाते हैं। ये मुझे लगता है ये लीडर लोग क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये इनके दर्द को समझते हैं, क्योंकि इनके बच्चों ने अभी तक बेरोजगारी देखी नहीं, और कुछ के बच्चे तो लग भी गए, पोस्ट भी नहीं निकली, पोस्ट निकली तो उससे कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं निकली उसकी, और नेताओं के लोग लग भी जाते हैं, अच्छी सैलरी पाते हैं। और कभी नहीं देखा आज तक कि नेताओं के बच्चे भी हड़ताल पर बैठे हों कि हाँ हमारे बारे में भी कुछ सोचिए, क्योंकि उनकी किस्मत ही इतनी अच्छी है कि वो पैदा ऐसे घर में हुए हैं जहाँ पर ना तो गरीबी है, ना बेरोजगारी है, और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं सर कि आपका जो मसला है वो हल हो जाए, और ताकि आप भी इज्जत भरी ज़िंदगी जी सके। क्योंकि मुझे भी पता है कि जब बेरोज़गारी होती है तो घर वाले तो ताने मारते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि इतने बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी तक आपकी नौकरी, आप सेटल नहीं हुए। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इन डॉक्टरों को और जो पैरामेडिकल स्टाफ है या NHM का, उनको इंसाफ मिले, और जिनको टर्मिनेट किया गया है उनके टर्मिनेशन जो लेटर है वो वापस लिए जाए, ताकि इनकी नौकरी बहाल हो सके, क्योंकि वादा आपने किया था, ना कि इन्होंने किया था। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कैमरामैन राकेश के साथ ललित खजुरिया को।